हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन मिशन हाई नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो त्रिपुरा सीएचओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपन जो है वो स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 50 तक पार्ट फर्स्ट में अपन ने डिस्कस किया था और आज रहेगा पार्ट सेकंड। मेरा नाम है रवि और इस वक्त आप देख रहे हो मिशन हाई नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, चलिए छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि मिशन हाई नर्सिंग की ऑनलाइन यदि अपने को गाइड परचेज करनी है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे एमसीक्यूज हो, तो उसके रिगार्डिंग अपने को यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखिए नीचे दिए गए हैं। और या फिर ऑनलाइन यदि अपन परचेज करना चाहें तो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट दोनों ही साइट पर अपन जा कर के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये वन नेशन बुक है जिसमें सीएचओ से संबंधित जितनी भी अपने को थ्योरी चाहिए या एमसीक्यू चाहिए सारा का सारा कवर अप होता है। वन लाइनर्स, एमसीक्यूज, थ्योरी, सारा कुछ। ठीक है, वो भी एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चलिए, तो आज का अपना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 51। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपने को क्या करना है, क्वेश्चन जो है उसका आंसर नोट करके रखना है और साथ में जब मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं तो उसके साथ में मैच करना है। तो गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद एचआईवी से पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा, हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रिस्क्राइब्ड की जाती है? ठीक है, दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो अपने को नोट करके रखना है। ऑप्शन ए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ऑप्शन बी एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक्स या फिर ऑप्शन डी एंटीपायरेटिक्स। किसी भी क्वेश्चन को फाइनल उसके आंसर तक पहुंचने के लिए अपने को चारों ऑप्शंस के बारे में लिटिल बिट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा अपने को। क्वेश्चन में पूछा है गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद एचआईवी से पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रिस्क्राइब की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एंटी रेट्रोवायरल, क्योंकि एचआईवी का इन्फेक्शन किससे होता है? वायरस से होता है। अब देखिए, एंटी हिस्टामिन्स, यदि कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन हिस्टामिन्स देंगे। यदि एनाल्जेसिक पेन है तो उस कंडीशन में अपन पेन किलर के रूप में एनाल्जेसिक्स देंगे। यदि फीवर है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटीपायरेटिक देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? एचआईवी का इन्फेक्शन है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं वो देंगे। चलिए, अब सीएचओ और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन सीएचओ 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित सीएचओ और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट से। क्वेश्चन नंबर 52। प्रसव के दौरान यानी आफ्टर लेबर या ड्यूरिंग लेबर कौन सा हार्मोन धीरे धीरे सभी पेल्विक लिगामेंट्स को ढीला कर देता है और भ्रूण के सिर को पेल्विक से गुजरने के लिए अधिक जगह प्रदान करता है? उस हार्मोन का नाम बताना है अपने को। सिंपल सा है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर रहेगा रिलैक्सिन हार्मोन। दिस हार्मोन, ये हार्मोन क्या करेगा? जो लिगामेंट्स है पेल्विक के उनको क्या कर देगा? लूज कर देगा। इसकी वजह से बेबी का हेड इजीली पास आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 53। एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद अंडाशय से यानी कि ओवरी से द्वितीयक अंडाणु को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है। अंडाणु बाहर निकल रहा है तो उसको अपन ओवुलेशन बोलेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? स्पर्म प्लस ओवम दोनों के दोनों क्या होंगे? फ्यूज होंगे, उसको अपन बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा? एक जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा, अटैच होगा, और oogenesis में ओवम है उसका फॉर्मुलेशन या फिर फॉर्मेशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ओवुलेशन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। ए न्यू बॉर्न इज मेकोनियम स्टैंड, मेकोनियम प्रेजेंट इन द माउथ, नो ब्रीथिंग, नो हार्ट रेट या फिर हार्ट रेट इज लेस देन 80 बीट्स पर मिनट
इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी। एक बच्चा है, उस बच्चे का, एक बच्चा जिसने मेकोनियम स्टेंट, उसने क्या कर लिया, मेकोनियम को एस्पिरेट कर लिया, जिसके कारण उस बच्चे में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, हार्ट रेट उसका 80 बीट पर मिनट से भी कम चला गया है। इसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो करेक्ट आंसर चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद में रिप्लाई करना है अपने को। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, वार्मथ एंड सक्शन करके उसके एयरवे को क्लीन करेंगे ताकि एयर आगे जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट या बीएमडब्ल्यू को सीमेंट के साथ मिलाने को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन 1 से 2 बार एम्स में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को ध्यान में रखना है। तो यदि सीमेंट के साथ में अपन बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट जो है उस प्रोडक्ट को अपन मिलाएंगे तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इनर्टाइजेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम रहेगा? इनर्टाइजेशन रहेगा। इस प्रोसेस को अपन इनर्टाइजेशन में इंक्लूड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56। पेरीनेटल ट्रांसमिशन इज सेड टू अकर व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। पेरीनेटल ट्रांसमिशन के बारे में पूछा है, एक मदर और फिटस के बीच में पेरीनेटल ट्रांसमिशन इज सेड टू बी को कहा जाएगा व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर एंड इन्फेंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, काली खांसी वोपिंग कफ को रोग वाहक जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा? 57 में काली खांसी या फिर वोपिंग कफ, बोर्डेटेला पर्टुसिस को ही अपन क्या बोलते हैं, होने वाली डिजीज़ क्या रहेगी? वोपिंग कफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से राइबोफ्लेविन की कमी के कारण क्या होता है सिवाय एक के, एक्सेप्ट वन, यानी 3 तो होंगे और एक नहीं होगा। जो नहीं होगा उसके बारे में अपने को पूछा है। तो पेलेग्रा कभी भी राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से नहीं होता है। ठीक है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, ग्लोसाइटिस होता है और चिलोसिस भी होता है, जबकि पेलेग्रा नहीं होता है। तो इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है? जो नहीं होता वो बताओ। तो पेलेग्रा इज नॉट कॉज्ड बाई राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 59। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? विच सिक्रेट द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, कौन सिक्रेट करता है? ये सिंपल क्वेश्चन है, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो आप हजारों बच्चों से पिछड़ जाओगे। पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एन एंटीनेटल मदर विथ ट्विन प्रेगनेंसी एंड मदर हैव गिवन बर्थ वंस बिफोर इज, उसके बारे में अपने को पूछा है। जीटी पाल स्कोरिंग के बारे में पूछा है। ठीक है, तो जब अपने को क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि पूछा क्या है तो आंसर करने में अपने को इजी रहेगा। एक मदर है, ठीक है, विथ ट्विन प्रेगनेंसी, देखिए ट्विन है तो इंक्लूड तो एक में ही होगा, तो जी मतलब ग्रेविडा। ठीक है, जी किसको इंडिकेट करता है? ग्रेविडा को। तो ट्विन प्रेगनेंसी है तो इसको इंक्लूड करेंगे अपन, एक में इंक्लूड कर लिया। एंड मदर हैव गिवन बर्थ वंस बिफोर, एक बार उसने पहले बच्चे को जन्म दे दिया। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 1 = 2, तो ग्रेविडा 2। ठीक है, और पेरा या पेराइटी के बारे में पूछा है तो पेरा क्या रहेगा? 1। ठीक है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी 22 वीक्स को क्रॉस कर चुकी है, इसलिए अपन उसको पेरा 1 में इंक्लूड करेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी G2P1। दिस इज जीटी पाल स्कोरिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। जीटी पाल स्कोरिंग से संबंधित भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हर एक एग्जामिनेशन में आता ही है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को किस नाम से भी जाना जाता है? द अनदर नेम ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर विल बी नोन एज, क्या रहेगा उसका दूसरा नाम? डायरेक्ट अपने दिमाग में ध्यान में आना चाहिए। स्वान गेंज कैथेटर इज अनदर नेम ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। ठीक है, चलिए ये फोलिक कैथेटर किस में काम मिलेंगे अपन? यूरिन को यूरेथ्रा से या यूरिनरी ब्लेडर से बाहर निकालने के लिए फोलिक कैथेटर काम मिलेंगे। K90 जैसे कि K90,
किस में काम में लेते हैं अपन? यूरिन को निकालने के लिए। यहाँ बात किसकी हो रही है? पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, इन इमरजेंसी कंडीशन, आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचारकर्ता, जिसको अपन फर्स्ट एड बोलते हैं, द्वारा किया जाने वाला मुख्य कदम क्या है? पेशेंट की लाइफ सेविंग करने के लिए फर्स्ट एड मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएगी? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मेक द एरिया सेफ, सुनिश्चित कर लीजिए कि जहाँ पेशेंट है वो एरिया सुरक्षित है या नहीं है। इवालुएट द इंजर्ड पेशेंट कंडीशन, पेशेंट को आंकना, उसकी स्थिति को आंकना कि वो कितना इंजर्ड हुआ है। और या फिर सी, सीक हेल्प, लोगों से मदद मांगना ताकि उस पेशेंट की अपन जान बचा सके। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जिसमें ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आपातकालीन स्थिति में नाड़ी यानी कि पल्स जिसको अपन बोलते हैं महसूस करने के लिए आदर्श स्थान क्या रहेगा? पल्स फील करने के लिए अपन इमरजेंसी में कौन सा स्थान जो है उसको आदर्श स्थान मानेंगे? ठीक है, कहाँ से अपन कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी में अपन पल्स पेशेंट की कहाँ से फील करेंगे? तो कैरोटिड पल्स इज है मोस्ट रिलायबल पल्स साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और यदि बच्चे का पूछ ले तो एपिकल पल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को अगले ने क्या पूछा है क्वेश्चन में? यहाँ पे पूछा है इमरजेंसी सिचुएशन में कोई नाम नहीं दिया, बच्चा या अडल्ट, तो अपने को ध्यान में रखना है कैरोटिड पल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 64, नवजात काल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? नवजात काल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जन्म से लेकर के 28 दिनों तक का बच्चा नवजात काल में इंक्लूड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, जब बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट बटक्स हो यानी कि लोअर पेल्विक रीजन में यदि बटक्स आ रहा है तो कौन से प्रकार का प्रेजेंटेशन है? तो आंसर विल बी सी, ब्रीच प्रेजेंटेशन। देखिए ये बच्चे का हेड है, ये बटक्स है, यहाँ पे इसके बटक्स है, यही पूछा है, इसको अपन बोलेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक 7 साल का लड़का चेचक रोग से ग्रसित है, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए व्हाट इज चेचक डिजीज, क्या है? ठीक है, से संक्रमित है। लड़के को एक रेशेज, पेप्यूल, वेसिकल्स और क्रस्ट हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ये पूरी अपने को एक पेशेंट की सिम्टम्स दे दी, अपने को बताना है इसको क्या कहेंगे अपन। तो इसको अपन कहेंगे दिस स्टेज इज नोन एज प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, दिस स्टेज जिसमें रेशेज, पेप्यूल्स एंड वेसिकल्स और साथ में क्रस्ट भी हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 क्या है? वह कौन सा कार्यक्रम जिसमें डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, खसरा यानी कि मिजल्स, मलेरिया और माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण जैसी मेजर चाइल्डहुड बीमारियों को रोकने और प्रबंधित यानी मैनेजमेंट करने के लिए कई प्रकार के हस्तक्षेप शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो उस कार्यक्रम का नाम पूछा अपने को। तो जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन बी जननी शिशु सुरक्षा योजना, या फिर ऑप्शन सी मिड डे मील। ठीक है, और या फिर ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI। तो करेक्ट ऑप्शन भी अपना यही रहेगा, IMNCI, जिसमें अपन क्या करते हैं, बच्चे को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मिजल्स, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन एंड मेजर चाइल्डहुड डिजीज से अपन बचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लेबर की तीसरी स्टेज चरण किस अवधि में होता है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए लेबर हमेशा आफ्टर डिलीवरी बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, बच्चे की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा जो है उसकी डिलीवरी होना,
थर्ड स्टेज में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 69। नवजात शिशु के शरीर को ढकने वाला सफ़ेद चिकना पदार्थ क्या कहलाता है? वाइट ग्रेस सब्सटेंस क्या कहलाएगा? सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको अपन बोलेंगे वर्निक्स। ठीक है, चलिए लेने को क्या है? बच्चे में पाए जाने वाले हेयर्स। मिलिया क्या है? वाइट टीनी स्पॉट्स, छोटे छोटे दाने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद सबसे मुख्य दर्द रहित रक्तस्राव किसका जैविक लक्षण है? 28 सप्ताह के बाद, आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ पे नाम अपने को क्या ध्यान में रखना है? दर्द रहित स्राव, रक्तस्राव हो रहा है। पेनलेस ब्लीडिंग, यदि पेनफुल ब्लीडिंग होती तो अब्रप्टिव प्लेसेंटा में अपन इंक्लूड कर लेते, लेकिन यहाँ तो क्या है? दर्द रहित पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग को अपन बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना आप। 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैंने बता दी हैं। यदि पेनलेस ब्लीडिंग हो रहा है तो प्लेसेंटा प्रीविया, यदि पेनफुल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे अब्रप्टिव प्लेसेंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 71। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा टीका या वैक्सीन जन्म के 12 घंटे के भीतर नवजात शिशु को लगाया जाना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आफ्टर बर्थ 12 घंटे के भीतर लगाना आवश्यक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचाने में मदद करने के लिए निवारकों का तरीका, जिसमें प्रिवेंटिव मेथड्स जिसको अपन बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में अपने को अपना जो आंसर है वो नोट करके रखना है। तो उसको अपन बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है? गर्भ निरोधक की टर्मिनल मेथड है, इसको अपन बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन, जिसके बाद में कभी भी गर्भ धारण नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्वेश्चन में क्या है? एनएचएम दिशा निर्देशों के अनुसार, एनएचएम की गाइडलाइन के अनुसार महिला नसबंदी फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहती है? तो 74 का करेक्ट आंसर रहेगा 22 से फ्रॉम 22 टू 49 ईयर्स। किसके लिए? फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए। इसके बाद नहीं किया जाता, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है और जनरली इसके बाद आवश्यकता भी नहीं रहती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। माला डी टेबलेट एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल पिल है। यह गोली कौन सी 2 हार्मोनल दवाओं को संयोजन होता है? माला डी, इसको अपन ओसीपी भी बोलते हैं। तो इसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रोल एंड एथिनाइल एस्ट्रोडाइल, ये 2 केमिकल्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीएचओ के एग्जामिनेशन में रिपीट होया हुआ मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लेवोनॉर्जेस्ट्रोल एथिनाइल एस्ट्रोडाइल। चलिए 76। किशोर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम NAHP किस वर्ष शुरू किया गया था? – 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 77। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन अपने को थ्योरी अपनी अच्छे तरीके से पढ़नी है, और थ्योरी पढ़नी है तो अपने को मिशन CHO 2.0 इन दोनों में से कोई भी गाइड परचेज कर लीजिए, आपका थ्योरी का बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए 77 क्या बोल रहा है क्वेश्चन?
निम्नलिखित में से सभी संक्रमण फीकल ओरल मार्ग द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं सिवाय एक के, एक्सेप्ट वन। ठीक है ना, ये देखिए ये जो वर्ड है इस पे फोकस करना, जो जो वर्ड आपको मैं बताऊं वहाँ आपको खास करके फोकस करना है, सिवाय एक के, ये पूछा है। यानी एक फिकोरल मार्ग द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, बाकी सारे तीनों होते हैं, तो जो नहीं होता है वो पूछा है। करेक्ट आंसर रहेगा हेपेटाइटिस बी, इट इज़ नॉट स्प्रेड बाय फिकोरल रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम किसी आयु वर्ग की किशोरियों के लिए लागू की गई थी? कौन सी एज के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम स्टार्ट की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंपॉर्टेंट पर्सन है। 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की किशोरियों के लिए ये स्कीम लागू की गई थी, इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। 79। एल्बेंडाजोल की कितनी खुराक किशोरों में कृत्रिम संक्रमण प्रिवेंशन ऑफ हेलमिंथ इन्फेक्शन को रोकने के लिए दी जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए अल्बेंडाजोल जो टेबलेट है उसकी डोज पूछी है, 400 mg की टेबलेट रहेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के एक को छोड़कर सभी घटकों में शामिल है। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? इसमें अपना करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया गया, ये देखिए एक को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। लंग्स में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सीधा सा क्वेश्चन है, एल्यूलाई के द्वारा। चलिए 82 क्या कह रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड जो है, देखिए ये अपना क्या है, ये है सुप्रारीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर ये कौन सी ग्लैंड है? सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या सिक्रेट करेगी? ये करेगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दोनों सिक्रेट करेगी। चलिए, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा यहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों हार्मोन सिक्रेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 83। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत कौन सी प्रमुख गतिविधियां शामिल है? यदि थोड़ा सा भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप इजीली इस आंसर को हिट कर पाओगे। ऑल ऑफ दीज, यानी कि सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है, एंड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर फोकस किया है। तो ऑल ऑफ दीज, दिस इज द करेक्ट आंसर। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत कौन सी प्रमुख गतिविधियां शामिल की गई है? तो ये तीनों की तीनों गतिविधियां जो है ये शामिल की गई है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 84। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आधिकारिक तौर ऑफिशियली पर किस वर्ष में शुरू किया गया था? परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है, कौन से वर्ष स्टार्ट हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1952 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैंसर या उससे संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, ये फोकस अपने को यहाँ करना है, किससे नहीं है? कैंसर से संबंधित नहीं है। ग्लूकोमा नहीं है, ल्यूकेमिया, चलिए इसको अपन छोड़ देते हैं एक बार, कार्सिनोमा या फिर सार्कोमा। तो करेक्ट आंसर अपने को ध्यान में रखना है। तो ग्लूकोमा जो है ये नहीं है, जबकि कार्सिनोमा कैंसर से संबंधित है, सार्कोमा कैंसर से संबंधित है,
और ल्यूकेमिया को अपन बोलते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ये तो है ही है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में आँख का इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लूकोमा बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कैंसर से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों है। चलिए, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए मिशन हाई नर्सिंग की जो ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस हैं वो उनमें अपन एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में यदि अपने को थ्योरी से संबंधित कंटेंट चाहिए तो कंप्लीट थ्योरी अपनी मिशन हाई नर्सिंग की जो गाइड है उसमें अपने को मिल जाएगी, जिसमें अपने को CHO से संबंधित या फिर जितने भी नर्सिंग से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन है वहाँ से अपन ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। एक ही गाइड में सारा मटेरियल थ्योरी से संबंधित अगर अपने को चाहिए तो अपन थ्योरी की क्लास जो बुक है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपन MCQs जो है उसकी भी अपन गाइड परचेज कर सकते हैं। ये देखिए मिशन ओल्ड पेपर, इसमें जितने भी नर्सिंग से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके प्रीवियस ईयर के MCQs अपने को यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए नॉर्सेट से संबंधित हो, चाहे जितने भी एम्स के हॉस्पिटल हो, है ना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे BSF हो गया, इस प्रकार से RUHS के जो पेपर है, तो अपने को करना क्या है, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे जा कर के अपने को बुक जो है वो परचेज़ कर लेनी है। ठीक है, और अपने को यदि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे संबंधित अपन ये जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे अपन जा कर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी गाइड है जिसमें सारा का सारा अपना थ्योरी से संबंधित जितना भी बेस है वो सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। बहुत शानदार गाइड है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 86, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस मुख्य रूप से किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड या पहचाना जाता है? ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस किसके द्वारा पहचाना जाता है, ये पूछा अगले ने। करेक्ट आंसर रहेगा ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में यदि ग्लूकोज आ रहा है उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, नेक्स्ट, मोटापे के दूषित या दुष्परिणाम एडवर्स इफेक्ट में सभी घटक शामिल है सिवाय एक के। ठीक है, तो उसको अपने को फाइंड आउट करना है। तो मोटापे के एडवर्स इफेक्ट में सभी घटक शामिल है, एक नहीं है, तो जो नहीं है वो अपने को बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा हाइपोटेंशन। मोटापे से कभी भी हाइपोटेंशन नहीं रहेगा, हमेशा हाइपरटेंशन जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 88, 40 ईयर्स से अधिक आयु की महिलाओं में स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए जांच का सर्वोत्तम तरीका क्या रहेगा? तो मेमोग्राफी। ठीक है, ये सटीक तरीका रहेगा ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal growth of cells capable of invading the adjacent tissues and even distant organ is called, क्या कहेंगे उसको? एक ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो कि abnormal growth of cells जिसमें हो रहा है और साथ ही साथ इन्वेडिंग द एडजेसेंट, पास के टिश्यूज़ जो हैं उनको भी ये abnormal ऑफ सेल्स इन्वेड कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर रहेगा कैंसर। उसी को अपन क्या बोलेंगे? कैंसर बोलेंगे। ठीक है ना, abnormal excessive proliferation of the cells that is known as कैंसर या कार्सिनोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, उच्च रक्तचाप के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित में से शामिल है एक के, यानी एक क्या रहेगा? नॉन मॉडिफाइबल, बाकी सारे चेंज करने लायक रहेंगे। ये जो पूछ रहा है अगला, इसमें अपन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर अपने को बताना है, किसका? हाइपरटेंशन का। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी, जेनेटिक फैक्टर। देखिए इसको अपन कभी नहीं बदल सकते, तो ये नॉन मॉडिफाइबल हो गया। अब जबकि ओबेसिटी है, साल्ट इनटेक है, एल्कोहल कंज्यूमिंग है, ये अपन बदल सकते हैं, तो ये किस में आएंगे? मॉडिफाइबल में आ जाएंगे, जबकि ये किस में आएगा? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निफा हिनी पेरीवायरल इज ए बोर्न वायरस। निफा वायरस जो है, जो कि पेरावायरल डिजीज़ है,
इज ए बोर्न वायरस दैट कॉज निफा वायरस इन्फेक्शन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो देखिए ह्यूमन के अलावा निफा वायरस जो है, सिंपल सा पूछा है, निफा वायरस, निफा एक हेमीपेरा वायरल है जो कि ह्यूमंस के अलावा किस में फैलता है, बैट्स में फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 92, ए प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोआ जनित बीमारी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम इज। तो प्रोटोजोआ जनित बीमारी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि अत्यधिक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम बर्ड फ्लू भी इसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बर्थ कंट्रोल की एक विधि है? तो देखिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस फिट करना, इसको अपन बर्थ कंट्रोल में इंक्लूड करेंगे, जबकि GIFT और IVE और HTF ये सारी क्या हैं, बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन के मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, एक वर्ष में 15 से 44 आयु के विवाहित महिलाओं के गर्भधारण को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, नेट रिप्रोडक्शन रेट, ऑप्शन सी प्रेगनेंसी रेट, या फिर ऑप्शन डी मैरिज रेट। तो करेक्ट आंसर अपना रहेगा प्रेगनेंसी रेट, क्योंकि पूछा क्या अगले ने, 15 से 45 वर्ष की आयु के विवाहित महिला जो मैरिड फीमेल्स हैं उनके प्रेगनेंसी के कंसीव करने को क्या कहेंगे? तो प्रेगनेंसी रेट बोलेंगे उसको, सिंपल सा टर्म है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 96, क्या कह रहा है, त्रिपुरा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जो तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री थे त्रिपुरा के, क्योंकि ये त्रिपुरा CHO का पेपर है तो इसमें त्रिपुरा का स्वास्थ्य मंत्री पूछ लिया आपने को। तो 2022 की बात हो रही है। मानिक शाह इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? ठीक है, इसके बारे में पूछा है। तो 4 वन्य जीव अभयारण्य। त्रिपुरा का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ बनाया जा रहा है? पहला वन्य जीव अभयारण्य, सॉरी आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ बनाया जा रहा है? पश्चिम जलेफा सबरूम। अनानास की किस किस्म को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? तो इसकी अनानास की एक रानी नाम करके क्वीन किस्म है, इसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, मिड डे मील कार्यक्रम भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत संचालित हो रहा है? मिड डे मील किसके अंतर्गत संचालित हो रहा है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित हो रहा है। तो ये था त्रिपुरा CHO का 2022 का पेपर, जिसमें अपन ने रिमेनिंग 50 क्वेश्चन नंबर 51 to 100 तक अपन ने डिस्कस किया। और बने रहिए मिशन हाई नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।